तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का कुरुक्षेत्र में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी किसे मिलेगी, कौन बनेगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष। और देखिए तमाम नाम जो है वो धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं, दिलचस्प होती जा रही है रेस। तमाम जो नाम है वो अब सामने आ गए हैं। पहले अशोक गहलोत का नाम था, हालांकि अशोक गहलोत ने आज खुद ही इनकार कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है। तो ऐसे में अब दिग्विजय सिंह जो है वो इस पूरी रेस में कहीं ना कहीं सबसे आगे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उनका जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर सिंह जी आपके पास आते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है उन्होंने ये कहा था कि इस पूरे मामले पर देखिए कि अगर विपक्षी पार्टियों पर नज़र बनाकर रखते हैं तो इसमें गलत क्या है। आप भी रखिए ना सर, विपक्षी पार्टियों पर नजर बनाकर उनकी रणनीति क्या है ताकि आप उनको काउंटर कर सके। जी बिल्कुल, विपक्षी पार्टियों पे, विपक्षी दलों पर, विपक्षी के नेताओं पर नजर रखना या उनकी जो रणनीति है उन पर नजर रखना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल कीजिए। लेकिन बात यहाँ पे है जो मनगढ़ंत बातें निकल के आती हैं, जो बेबुनियाद आरोप निकल के आते हैं इस पे कि हमें नजर रख रहे हैं तो हमें ये सब पता चल रहा है। अरे अगर आप एक विपक्षी दल है, आप एक हो सकता है कि आपको किसी कोई इंसिडेंट के बारे में पता लग जाए, आपको उस इंसिडेंट का एक एक फैक्ट, या तो वो व्यक्ति जब जैसे अभी जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे अशोक गहलोत जी या तो दुष्यंत जी के साथ बैठे थे और या तो अशोक गहलोत जी ने जेपी नड्डा जी को फोन करके एक एक बात बताई है कि मैं ऐसा करना चाह रहा था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा नहीं हो पाया तो ऐसा हो गया। तो देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल है वो है क्या कि देखिए इनकी राजनीति इसी दम पे ही टिकी हुई है, गलत बात को बढ़ा चढ़ा के बताना, फिर उसके आगे उस पर एक प्लॉट क्रिएट करना, प्लॉट क्रिएट करके जैसे कि अभी सबने यहाँ पे बोला कि उसको फिर एक मेगा शो के तरीके से प्रस्तुत करना। एक हो गया, अभी हमने जैसे देखा कि 15 अगस्त के जो महत्वपूर्ण मौका था उस पर प्रधानमंत्री जी किस तरीके से राष्ट्र को जो संबोधन दे रहे थे, जिसमें देश और दुनिया के सारे बड़े बड़े लोग मौजूद थे वहां पे भी और दुनिया भर में लोग देख रहे थे। वहां पे इन बातों को के बजाय कि जैसे देश की तरक्की कैसे हो, देश में गरीबी कैसे मिटाई जाए, देश के नौजवान युवकों को रोजगार कैसे दिया जाए, इसके बजाय उनका भाषण केंद्रित था परिवारवाद के ऊपर। अब वो परिवारवाद को हटाना किस तरीके से हटाना चाह रहे हैं, तो दरअसल वो कुछ करना नहीं चाह रहे, वो खाली जनता के बीच में एक मैसेज देना चाह रहे हैं, जनता को एक इग्निशन देना चाह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करिए, भारतीय जनता पार्टी एक लौती पार्टी है देश में जो कि हर तरीके से स्वच्छ है, एकदम साफ है, कोई उसमें दागी नेता नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, अपना परिवारवाद नहीं दिखता। नहीं, ये तो उनकी स्ट्रेटजी है ना, वो परिवारवाद को एक मुद्दा बनाकर, ये मुद्दा बनाकर वो तो कहेंगे ना सर। विपक्ष की खबरों पे नजर रखना है, विपक्ष की रणनीतियों पे नजर रखने के बहाने ये मनगढ़ंत बातें बना के अपनी स्टोरीज खुद बुनकर जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसको आप एक स्ट्रैटेजी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे आपको जनता को बेवकूफ बनाना या जनता को गुमराह करना या जनता को बहला फुसलाकर किसी तरह हुक, जैसे वो कह हुक बाय हुक और बाय क्रुक, ये खाली किसी भी तरीके से विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं और बेबुनियाद आरोप लगाकर। अभी आपने देखा होगा चुनाव से पहले कैसे जिस बात पे सब चीज क्लियर हो चुकी है, कभी किसी विपक्षी दल का निकाल के ले आते हैं, पुराना प्रोजेक्ट निकाल के ले आते हैं। 5 साल से आप सरकार में थे तब आपको याद नहीं आया कि रिवर फ्रंट क्या था, चुनाव आते टाइम आपको याद आ गया कि अच्छा चलिए रिवर फ्रंट पे कोई घोटाला हुआ था उसकी जांच करिए, क्या था, कुछ निकला। अभी सर ने बोला कि कौन कौन से कोलगेट स्कैम, 2G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, हर विपक्षी दल के एक ना एक स्कैम को ये बाहर निकाल के लाते हैं। आखिरकार उसमें कोई कॉन्वेक्ट क्यों नहीं होता, आखिर घोटाला वो सामने निकल के आता क्यों है, क्यों सिर्फ वो सुर्खियां बन के अपना काम करके वो गायब हो जाता है। ठीक है, जवाब देते हैं, जवाब गलत ये चीज है। दुष्यंत जी देखिए आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है वो कहा जाए कि एक तरह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को, ये आरोप लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव जी ने आज बयान उनका सामने आया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो विपक्षी को कमजोर करना चाहती है। इतना पैसा है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो विपक्ष में अगर कोई सरकार आ भी जाए तो उसको गिरा देती है। ये मनगढ़ंत कहानी है, विपक्ष पे काम आरोप लगाना है। जैसा समीर सिंह जी कह रहे हैं कि हम आरोप लगाते हैं, तो भाई कोर्ट में जाइए, हमारे खिलाफ मानहानि का दावा कीजिए। और यही नेताजी ने जब 2G कोल घोटाला हुआ तो नेताजी ने बयान दिया उस पर। तो आप नेताजी के बयान को झुठला रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को या देश की जनता को हम मूर्ख बना रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि देश की जनता मूर्ख है? समीर सिंह जी कह रहे हैं कि हम झूठ बोल के देश की जनता को झूठ बोल के प्रोपेगेंडा रचा के
वोट ले लेते हैं। तो समीर जी, क्या देश की जनता का आपके कहने के तात्पर्य से यह है कि देश की जनता मूर्ख है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और कितनी बार बेवकूफ़ बना सकते हैं? गुजरात में 27 साल से सरकार है, 22 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में 6-7 साल सरकार है, देश में 7-8 साल से सरकार है। कितनी बार बेवकूफ़ बना सकते हैं? काट की आंटी कितनी बार जड़ सकती है? अगर हम झूठ बोल के राजनीति करते हैं तो जनता जानती है, जनता हमें बार बार नहीं चुनती। अगर हम झूठ बोलने की राजनीति करते, झूठ बोलने की राजनीति जो करते हैं वो एक आध बार आते हैं और चले जाते हैं, फिर दूर तक के कहीं दिखाई नहीं देते। झूठ की राजनीति करने वालों को जनता समझ चुकी है और समीर जी से जनता उसके कई बाद बार नकार प्रभाकर चुकी जी है। के पास आते इस हैं। बात जी, को समीर जी जवाब स्वीकारिए। दीजिए। आप नेताजी भी जो है वो बातें भी करके आरोप लगाकर घोटाले पर अपने आप को बचा नहीं बयान देते सकते। हैं, तो आप जी। उनको भी झुटला रहे हैं क्या? शांतनु जी, दुष्यंत जी ने जो बातें कही बिल्कुल एकदम सही बात है। और इसी बात 2024 का जो चुनाव है उसमें जनता जितना भी भारतीय जनता पार्टी का झूठ फरेब, जो कि अभी दुष्यंत जी कह रहे थे कि जनता को दिखता नहीं, जनता मूर्ख है क्या, तो वही बात है कि जनता को आप मूर्ख एक समय तक बना सकते हैं जब आप जनता को एक हाथ से उनका रोजगार छीन के दूसरी तरफ उनको धर्म के आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसको जनता अब धीरे धीरे समझ रही है। और 2024 का जो चुनाव आएगा इसमें यही जनता जिसकी आंखों में धर्म की पट्टी बांधकर, जिसकी आंखों में एक अलग ही हिंदुस्तान की छवि की एक पट्टी बांधकर जो आपने सत्ता हासिल करी है, उस सत्ता को एक एक करके आपको पहले केंद्र से और बाकी उसके बाद एक एक राज्य से आपको खदेड़ा जाएगा। और जो चुनाव जो जब जीतते चले आ रहे हैं, जो सरकार आप बनाते चले आ रहे हैं, जिसका घमंड आपके सर पे चढ़ के बोल रहा है, ये घमंड आपका चूर होगा और उसके बाद कई दशकों तक आपका कोई नामो निशान मिलेगा नहीं। और जब ये आपको हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि जनता के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, देश के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, देश के लोकतंत्र और देश को संविधान को जो साथ आपने खिलवाड़ किया है, उसका नतीजा आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है, जिसको आपको सबको समझ में आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है दुष्यंत जी। शांतनु जी, मैं एक समीर जी से और पांडे जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार 2 प्रदेशों में है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। मैं बेरोजगारी दर पर पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर और राजस्थान की बेरोजगारी दर का जरा परसेंटेज बता दें कितना है? ठीक है प्रभाकर जी। हाँ जी नहीं, प्रश्न पूछने के फिर- दूसरे हैं जी। नहीं, प्रश्न पूछने शांतनु जी बैठे हैं। ये भाजपा के नेता कब से अभी प्रश्न पूछने लगे? CME अरे मेरी बात की सुनो। रिपोर्ट आई है जिसमें नहीं, बेरोजगारी कब की से दर प्रश्न जो आई पूछने है वो लगे? राजस्थान की और उत्तर आपके- प्रदेश की क्या है? नहीं मेरी बात आपका मैं अभी ऐसा है कि पता नहीं कौन सी आप भारतीय जनता पार्टी के पास एजेंसी है, इनकी कौन सी स्टैंडर्ड मानक तय करने वाली एजेंसी है। रोज आप कुछ न कुछ प्रतिदिन देखेंगे शांतनु जी कि इतना जीडीपी बढ़ गया तो प्रधानमंत्री जी को विश्व में पहला स्थान मिल गया। ये इनका आईटी सेक्टर का कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इनके संगठित गिरोह की तरह चलते हैं जो ये सब निकाल के बनाते रहते हैं। और दूसरी बात कि आप इनकी बात के मैं उत्तर दे दूं। अभी आपने क्या कह रहे थे कि 3, 4, 5 प्रदेशों में आप सत्ता कैसे पाए हैं ये आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। फिर उन्होंने कहा कि देश की जनता मूर्ख है। अरे भाई, जो मूर्ख बनता है वो भी नहीं समझ पाता है कि मैं मूर्ख बन गया। ये भारतीय जनता पार्टी का आडंबर, भारतीय जनता पार्टी की माया इतनी बलवती, इतनी प्रबल है कि रास्ते में रखी हुई रस्सी को सर्प बताने माहिर है। पांडे जी, मेरी बात सुनो भाई यादव जी, ये रास्ते की पड़ी रस्सी को भाजपा वाले सर्प बता देते हैं। इसी आडंबर के कारण और इसी विद्या के कारण आप 3-4 स्टेटों में सत्ता पाए हैं। और डॉलर की कीमत क्या हो गई? बड़ी बड़ी हाईवे, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बना के देश के बेरोजगारों को, देश के भूखमरी से शिकार लोगों को क्या आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं? 80 करोड़ जनता को भारतीय जनता पार्टी कह रही है इसी जनता की पैसा, लेकिन आपका एहसान भाजपा की कि मैं भोजन दे रहा हूँ। क्या करिए भारतीय जनता पार्टी की कहते हैं मैं भोजन दे रहा हूँ। भाई 80 करोड़ जनता को अपन विकलांग दिव्यांग समझ रहे हो ना भाई? 80 करोड़ की जनता अपनी आर्थिक रूप से स्वतंत्रता की बात तो छोड़िए,
मतलब 80 करोड़ जनता के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी बाबर कहते हैं 125 करोड़ जनता, तो कितनी जनता भारत में भोजन कर सकती है, ये डाटा भारतीय जनता पार्टी खुद दे रही है। 80 करोड़ लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है प्रभाकर जी, एक बात बताइए जी, इतने सारे मुद्दे आपने गिना दिए, बहुत ज़्यादा कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलती है, झूठ पर झूठ बोलती है। तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी खुद जो है वो एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जैसा कि आपने भी 4 मुद्दे गिनाए थे, तो इतने ज़्यादा मुद्दे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में आखिर कांग्रेस पार्टी इतना एक्टिव क्यों नहीं दिखाई दे रही? सर देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना अध्यक्ष जो है वो घोषित कर दिया, बीजेपी ने घोषित कर दिया, कांग्रेस पार्टी का अभी तक अध्यक्ष क्यों नहीं आया? क्या उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं समझती है कांग्रेस पार्टी? बिना उत्तर प्रदेश के 2024 की राह कितनी मुश्किल है ये आप शायद बेहतर जानते हैं। जी जी शांतनु जी, कब तक आएगा सर उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष? नहीं बहुत अच्छी बात जी, बढ़िया आपने पूछा। यही कांग्रेस पार्टी अभी छात्र जीवन में रहे होंगे जब प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे ना, लेकिन थे वाली बात ये भूत की बात हो गई। हमको वर्तमान में काम करना है जी। बिल्कुल यूपी को लेकर कांग्रेस गंभीर है, हम लोग गंभीर हैं। बहुत शीघ्र अध्यक्ष नियुक्त होने जा रहे हैं, सम्मिलित नियामक तय हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश पर अभी नहीं आ रहा है आप लोगों के सम्मुख है, लेकिन आंतरिक रूप से संगठन की सुदृढ़ता के लिए, संगठन की क्या कहते हैं ओजस्विता के लिए, संगठन के संचालन के लिए लगातार हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में लगातार बातें हो रही हैं। अब बहुत जल्दी हम लोग दिखाई देने लगेगा आप लोगों को कि कांग्रेस कितनी है सक्रिय है और सक्रिय आपका जो डिले हो रहा है ना सर, इसी वजह से अखिलेश जी ने कहा कि अगर किसी को कोई पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है तो फिर समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। नहीं देखिए शांतनु जी, अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हर अध्यक्ष को, हर पदाधिकारियों को ये कहने का अपना स्व का धर्म है और नैतिक अधिकार है और कर्तव्य भी है। सर आंकड़े भाई, तो भाई, बयान कर रहे हैं सर। नहीं ठीक है, वो उनकी पार्टी है, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन आंकड़े देखिए, आंकड़े भी तो बयान कर रहे हैं सर। चुनाव दर चुनाव समाजवादी पार्टी का पिछले का चुनाव भी जो हुआ है उसमें भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, सीटें बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देख रहे हैं सर चुनाव में। नहीं शांतनु जी, इस बात से हम इनकार कहाँ कर रहे हैं जी। भाई जब जनता ने सपा को वोट दिया और दुगना विधायक पाए, दुगनी उसे इनका वोट परसेंटेज बढ़ा, तो भाई अगर व्यक्ति कोई कहता है कि हम पटकनी दे पाएंगे तो वो उनकी बात से उनका कहने का अधिकार है, कह सकते हैं। आप सहमत हैं उनकी बात से? नहीं, कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे सके। नहीं, मैं उनके कहने की बात पर कहा कि भाई अखिलेश यादव अगर ये बातें कह रहे हैं तो उनके अपना पार्टी का, अपनी उनकी क्या कहते हैं संरचना है, अपना उनका कहने का तरीका है। लेकिन मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को, हमको किसी दल को हराना नहीं है शांतनु जी। किसी दल से हमें कोई यह प्रतिस्पर्धा नहीं है कि यह दल हार जाए इसको हम पटकनी दे देंगे। हमारी ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है कि कांग्रेस को विजय प्राप्त करनी। किसी के हारने में कांग्रेस को कोई मजा नहीं है, अपने विजय में हमको आनंद है, अपने विजय में हम संतुष्ट होंगे। अब हमारे विजय में कोई हारता हो तो उसका विषय है, ठीक है सत्येंद्र जी, हम नहीं देंगे ना हराएंगे, ठीक है सत्येंद्र जी देखिए, उत्तर प्रदेश जैसा कि प्रभाकर जी ने भी कहा कि किसी को हराना उनका मकसद नहीं, लेकिन सर देखिए राहुल गांधी जी की यात्रा है, बुलंदशहर तक को सिर्फ टच करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है ये कहीं ना कहीं नहीं जी शांतनु जी, अगले फेज में कार्यक्रम तय होगा, कार्यक्रम तय होगा उत्तर प्रदेश के लिए, दूसरा फेज भी चलेगा यात्रा की, ऐसा थोड़ी है। अब तो लोकसभा चुनाव तक भारत जोड़ो यात्रा, आम जनमानस से गले मिलो यात्रा, आम जनमानस का सम्मान से जीवन जीने की यात्रा, बहुत सारी यात्राएं शुरू होंगी, क्योंकि हमको डोर टू डोर जाकर एक और बस यात्रा निकालेंगे आप जी, हमको एक एक आदमियों के पास जाके हमको ये बताना है भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित कार्यों के विषय में, गुमराह करने के विषय में,
छद्म और छल कैसे करते हैं वो बताना है। ये पीताम्बरी ओढ़ते कैसे हैं, पीताम्बरी पहनाते कैसे हैं, ये आवरणित कैसे होते हैं, आवरण उठाते कैसे हैं, उड़ाते कैसे हैं, बिछाते, मतलब एक एक इनके एक्शन को बताना है हमको आम जनता से। ठीक जा है, जाके दुष्यंत जी, उसके बाद सत्येंद्र जी के पास आते हैं। दुष्यंत जी। जी पांडे जी बड़े उम्र दराज हैं और बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। जिस उम्र पर वो पहुंच गए हैं वहाँ वो ऐसी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी जो अमेठी से भागकर वायनाड पहुंचे, वो उत्तर प्रदेश के लिए कितने सिंसियर हैं। उन्होंने क्या कहा कि उत्तर भारत के लोगों को सतही ज्ञान नहीं है, ये वायनाड में उनका बयान है। अब यही जादव जी राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता को और भक्त के वायनाड, अरे कुछ तो जान लो भैया, भारतीय जनता पार्टी संस्कारिक पार्टी है, कुछ बोलने तो आ जाए, जो भी आएगी नहीं आएगी, इसलिए वो उत्तर प्रदेश के लिए गंभीर नहीं है। ठीक है सत्येंद्र जी, देखिए उत्तर प्रदेश जो है कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश जो है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और इसी वजह से उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। लेकिन अभी तक कांग्रेस का कैंपेन बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली जो है उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है। सत्येंद्र जी, देखिए बहुत अपनी अच्छी बात कही और अभी आपने वायनाड वाली बात भी कही थी। जब वो पिछला चुनाव हुआ था तो उस टाइम पे यहाँ के प्रभारी कौन थे? सिंधिया साहब। सिंधिया साहब कहाँ से थे? मध्य प्रदेश से। और वो वहाँ का अपने गुना सीट भी नहीं बचा पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बंगाल का इलेक्शन देख लें, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देख लें, आप अन्य जगहों का भी इलेक्शन देख लें, पंजाब का देख लें, कहीं ना कहीं जिस शिद्दत से कांग्रेस पार्टी को उस चुनाव में उतरना चाहिए वो कहीं ना कहीं हम वहाँ पर मिसिंग मानते हैं। अभी जो हाल में अभी जो यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करी, उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। एक प्रकार तो ये भी हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो जीत जाएंगे और सत्ता प्राप्त हो सकती थी, ये भी एक संभावनाएं कहीं ना कहीं निकल के आ रही थी। तो एक जो पुरानी पार्टी जिसके मेहनत तो प्रियंका गांधी जी ने की, मैंने किया, लेकिन आपने देखे कि उनकी जब चुनाव का ये कार्यक्रम था तो उन्होंने कहा कि हम आधी से ज़्यादा सीटें जो हैं वो महिलाओं को दे देंगे। चुनाव जब वहाँ पे लड़ा जाता है तो वहाँ पे वोट जीतने के लिए, सीट जीतने के लिए लड़ा जाता है। वहाँ आप कोई एक विचारधारा को वहाँ पे प्रोपोगेट करें और सीट ना निकाल पाए तो उसका कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो आप सीट को निकाल पाएँ उसी पे आपको फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। जो अभी इनकी ये जनयात्रा चल रही है, जोड़ो यात्रा चल रही है, बहुत अच्छी बात है। और अगर इस तरह से ये फेज बाय फेज चले तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम जो कहीं मिसिंग हो रहा था वो वापस प्राप्त कर पाएंगे। विधानसभा में जो रणनीति बनाई गई थी वो फ्लॉप हो गई। वो तो फ्लॉप होगी, वो कहने की बात नहीं, वो आंकड़े साफ साफ स्पष्ट बताते हैं। और मैं यही की बात नहीं कर रहा हूँ, बंगाल इलेक्शन से लेकर सारे इलेक्शंस में जिस शिद्दत से उनको वहाँ पे कैंपेन चलाना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं उस बारे में। दूसरी बात मैं एक चीज़ और भी कहूँगा, बड़ी अच्छी चर्चा आज आपने यहाँ पे करी है और कुरुक्षेत्र में अध्यक्ष की खोज की हम बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मुद्दा जो था वो कांग्रेस के स्पेसिफिक होना चाहिए था, लेकिन मैंने दोनों ही प्रवक्ताओं को यहाँ पर देखा जो हमारे साथ पैनल में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और इसके ऊपर चर्चा न करके मैं ये देख रहा था कि कहीं ना कहीं वो एंटी मोदी या एंटी भाजपा वो देख रही है। और इनमें आपस में कहीं ना कहीं वो भी है कि आप चर्चा को बहुत स्पष्ट तरीके से देखिएगा तो उनकी नीतियाँ क्या हैं, वो बरगलाते हैं, वो सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं, बिल्कुल एक बात कह रहे हैं। लेकिन जो इनके अपने जो पॉइंट्स हैं, जिसमें आपने कहा कि भय की हम बात करेंगे, हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम अन्य चीज़ों की बात करेंगे, ये मुद्दा समाजवादी पार्टी, बसपा और सारी पार्टियाँ उठाती रही हैं। लेकिन जिस तरीके से जनता के जनमानस के पटल पर उसको पहुँचा देना चाहिए था, या तो वो पहुँचा नहीं पा रहे हैं या जनता उसको स्वीकार नहीं कर पाई। इसके अलावा कोई और कारण नहीं हो सकता है। तो सत्ता अगर प्राप्त करनी है तो डेफिनेटली उनको उस चीज़ को बहुत इस तरीके से पहुँचाना पड़ेगा और जो जन से संपर्क रखने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनके जोश को भी बढ़ाना पड़ेगा। बड़ा अच्छा कार्यक्रम दोनों पार्टियां ने किया। विगत इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने बहुत मेहनत करी थी और जिस हिसाब से अभी जो हम ये जोड़ो यात्रा देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा एक मोमेंटम बनाने वाला प्रयास है। तो मैं दोनों को बहुत विश करता हूँ कि अच्छा ऐसे ही चलते रहें। एक स्वस्थ परंपरा और एक स्वस्थ कॉन्टेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन साथ में एक बात और भी कहूँगा कि जो राजनीति है वो कोई फेयर गेम प्ले नहीं होता। यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि एक किसी की हाइट है और आपने दूसरी लकीर खींचने की कोशिश की
1 मीटर किसी की हाइट और आपने 2 मीटर खींच दी तो आपने गैप बना लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बड़ा अच्छा स्लेजिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है कि आप विपक्ष के ऊपर अटैक करते हैं और उनकी लकीर को छोटा शुरू कर देते हैं, तो जो गैप है वो 1 फीट के मुकाबले या 1 मीटर के मुकाबले वो बढ़ जाता है। तो ये एक रणनीति है कि अपने आप का कद बड़ा करिए और दूसरे का कद छोटा करते रहिए। ये कैसे होगा, आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे, वो सही गलत कैसे हैं और कैसे आप उसको पेश कर रहे हैं, ये एक अलग बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फेयर गेम और बिल्कुल आप हरीशचंद्र बन के करेंगे, वो किसी भी पार्टी ने न किया है, वो भविष्य में शायद करेंगे भी नहीं, क्योंकि राजनीति का खेल कमोवेश ऐसा ही चलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ साथ प्रभाकर जी, समीर जी, दुष्यंत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष जो है वो जल्द ही मिलने वाला है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 2024 में नए अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और एक दिलचस्प मुकाबला 2024 में देखने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।